हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन रव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया वीडियो पर और बहुत समय के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और बहुत समय के बाद आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। अभी जो मैं आपके साथ वीडियोस लेकर आऊँगा वो मैं आपके साथ कंटिन्यू लेकर आने वाला हूँ और साथ ही इसमें हम बात करेंगे जो जीके यानी कि आपके जो जीके जैसे हमारे पास पहले से हम वीडियोस यहाँ पे मैं लेके आता था और साथ ही इसमें अब समसामयिक घटना चक्र भी आपके साथ लेकर आऊँगा, जिसमें जो जिस हिसाब से मंथली जो होगा यानी कि मंथली आपके पास आएगा और मंथली अगर जिस तरीके जैसे कि भी इस वीडियो में आपके पास 1 से 15 तारीख तक, जनवरी 1 से 15 तारीख तक की न्यूज़ आपके पास जो भी मिलेंगी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरीके से दूसरा पार्ट जनवरी का आएगा, वो इसके बाद यानी कि 30 तारीख के बाद आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बीच बीच में जिस तरीके से हम वीडियोस पहले से डिस्कस करते आए हैं और उसी तरीके से डिस्कस आपके साथ करूंगा और बहुत समय के बाद यहाँ पे मैं आपके साथ नए वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये जो कि आपके यूके ट्रिपल एस की पीएससी के लिए आपका ये बहुत ही फुलफिल होने वाला है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो करंट एग्ज़ाम हुए, चाहे आपका आर हुआ है, ARO एग्ज़ाम हुआ है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हुआ है, सभी जगह पर, हर जगह पर जो आयोग के द्वारा जो है करंट अफेयर काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगा कि इस पे ऊपर यहाँ पे वीडियोस या इस तरीके की नॉलेज जो है वो आपको देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, जो भी मैं यहाँ पे घटनाएं लेकर आया हूँ, वो मैं न्यूज़पेपर से लेकर आया हूँ। जो न्यूज़पेपर में हमारे पास यानी कि जो कंटिन्यू जो पर डे का जो न्यूज़पेपर आता है उससे लेकर आया हूँ। साथ ही इनमें आपको कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे कई जगह पर कोई घटनाएँ होती हैं, जैसे कोई पर चर्चा में कोई रहते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड में बहुत सारे जैसे स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम यानी कि जो अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में की जा रही है मंदिर की, तो वो अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो चर्चा का विषय बना हुआ तो उससे रिलेटेड जो यानी कि उत्तराखंड में जिस तरीके से यानी कि जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था। जैसे आप कहते हैं कि जब रावण की हत्या की तो उसके बाद अपने उस पाप को मुक्त करने के लिए उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी। ठीक है, तो ये जो छोटे जैसे द्रोणगिरी पर्वत हो गया, सरयू नदी हो गया और रामेश्वर तीर्थ हो गया। ठीक है, और ये अनेक तरीके के यानी कि जो राम तीर्थ जो आपका है तो जो पिथौरागढ़ में आपका पड़ता है, तो ये बहुत सारे ऐसे स्थल है जो अभी चर्चा के विषय बने हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रामनाली मंदिर हो गया, तो रामनाली मंदिर जो है आपका कहाँ पर है, गैरसैंण में स्थित है। तो इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और इस तरीके से जो आपके चर्चित जो प्लेसेस है उत्तराखंड के, तो वो उत्तराखंड जीके का भी आपका कवर हो जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर इसमें समसामयिक घटनाओं से भी रूबरू कराया जाएगा। तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस ऐसे अपलोड करता हूँ आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहला टॉपिक आपके पास है द्रोणगिरी पर्वत, जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। द्रोणगिरी पर्वत जो है अभी हाल ही में चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है, तो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है भगवान राम जी के जीवन का जो एक कथा यहाँ से भी जुड़ी हुई है और यह जो स्थल हैं वो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे उत्तराखंड में हैं जिनसे ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहले यहाँ पे आपके पास है कि द्रोणगिरी पर्वत, तो द्रोणगिरी पर्वत जो आपका कहाँ पर स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। ये तो आपका जीके का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कुछ जीके क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। चमोली जो है वो आपका द्रोणगिरी यानी कि जो द्रोणगिरी गांव है वो चमोली में स्थित है। तो द्रोणगिरी पर्वत के पास ही द्रोणगिरी गांव पड़ता है चमोली में, जो कि भोटा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे एक किंवदंती है, हम कह सकते हैं अब किंवदंती है या कि इतनी सत्य घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, तो हुआ ये कि जब राम और रावण युद्ध चल रहा था तो उस समय से बीच में जब इंद्रजीत ने यानी कि मेघनाद ने, रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी को बाण से जो प्रहार किया था, तो जिस कारण से वो बेहोश हो गए थे। और उसके बाद सुषेण वैद्य जो रावण के दरबार में था, सुषेण वैद्य को लेकर आए थे हनुमान जी। तो सुषेण वैद्य ने एक बूटी बताई थी, संजीवन बूटी, जिसको हम जिस नाम से जानते हैं। तो कहा कि वो द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। तो हनुमान जी जब यहाँ पर आए तो किसी महिला से उन्होंने रास्ता पूछा था, तो उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताया। तो पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले गई, सब कहानी आपको पता है। ठीक है, तो उस समय से क्या होता है कि वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनकी रोजी रोटी और उनकी जीवनी जो थी उस पर्वत से चलती थी, उन जड़ी बूटी से चलती है। और भगवान जी पूरा जो हनुमान जी थे वो पूरा का पूरा उठा कर लेके चले गए थे। तो इस वजह से नाराजगी उनके मन में रहती है, जिस कारण से वहाँ पर अभी तक हनुमान जी की पूजा कभी नहीं होती है। ठीक है, दूसरे यहाँ पर है कि जो यहाँ पर यानी कि जो द्रोणगिरी पर्वत है, इसी पर्वत को वो देवता के रूप में पूजते हैं और यहीं
वहीं पर उनका एक मंदिर है जिसको पर्वत देवता का मंदिर वो कहते हैं, जिसे यानी कि जो भोटे जनजाति के लोग हैं उसको इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। यहीं पर जो स्थल है रामपाताल स्थल भी यहीं पे है, जिसको राम तीर्थ के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि जो पर्यावरण रक्षक यानी कि क्योंकि वो शव को जलाते नहीं हैं, जो यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं वो शव को जलाते नहीं है बल्कि उनका दाह संस्कार किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो दाह संस्कार के रूप में वो उनको जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। और उनका मानना है कि पर्यावरण को यहाँ पे हम सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही जो मैंने आपको घटना बताई कि महिला से रास्ता पूछा था, तो उस वजह से क्या होता है कि इस जगह पर क्या होती है, महिलाएं यानी कि जब पर्वत देवता की पूजा ये लोग करते हैं तो वहाँ पर महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल भद्रतुंगा से निकलती है। सरयू नदी के इतिहास के बारे में और भगवान राम जी के बारे में कितना इनसे मिलता जुलता है ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ मंदिर यहाँ पे चर्चा के विषय रहे हैं जिनमें भी साफ यानी कि जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो चल रहा है, तो उसमें कुछ मंदिरों के नाम मुझे मिला है न्यूज़पेपर में, तो वो आपके सामने है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ जो है भगवान केदारनाथ जी का, जो आपको पता है कि केदारनाथ जी का क्या होता है, शीतकालीन स्थल होता है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का शीतकालीन स्थल होता है। योग बद्री कहाँ पर है, यह पांडुकुशर में है। त्रिजुगी नारायण मंदिर गुप्तकाशी में है, और जो कि क्या माना जाता है कि यहाँ पर जो शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और जो उस समय जो उनके 7 फेरों के समय यानी कि जो अग्निकुंड जलाया जाता वो आज भी वहाँ पर स्थित है और आज भी जलता है। विश्वनाथ मंदिर ये भी आपका उत्तरकाशी में है, और एक विश्वनाथ मंदिर आपका गुप्तकाशी में, और एक विश्वनाथ मंदिर आपका उत्तरकाशी में है। चलिए अगला देखते हैं ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी क्या है, ड्रोन दीदी जो है एक प्रकार का ड्रोन जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको यहाँ पर मान्यता दी गई है, जिसका संबंध स्वास्थ्य के क्षेत्र से। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रोन दीदी का संबंध किससे है, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य क्षेत्र का मतलब हो गया है कि ये दुर्गम इलाकों में, दुर्गम यानी कि जैसे कि दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर मरीजों के लिए ड्रोन की मदद से दवाइयाँ हो गई, ब्लड सैंपल्स होगी, या चिकित्सा संबंधी जो भी उपकरण है उसको को पहुँचाने में ये सहायक साबित होगा। अब यहाँ पे ड्रोन दीदी से रिलेटेड जो है सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले इसका परीक्षण किसने किया है, तो एम्स ऋषिकेश के द्वारा सबसे पहले इसका परीक्षण किया गया है। साथ ही इसमें अभी यानी कि इसकी पायलट प्रोजेक्ट यानी कि जो पायलट परियोजना है या पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें उत्तराखंड के भी 3 मेडिकल कॉलेज दून हो गया, और श्रीनगर हो गया, और हल्द्वानी हो गया। 3 मेडिकल कॉलेजों को इसके अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। 3 मेडिकल कॉलेजों का भी इस पायलट परियोजना के अंतर्गत लाया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे सभी को लाया जाएगा। इसका जो सफल परीक्षण यानी कि जो इसका जो ट्रायल किया गया है वो जाएगा, यानी कि 18 से 20 जनवरी को इसका ट्रायल किया गया है, और 25 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ड्रोन दीदी जो है आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि ड्रोन दीदी किस क्षेत्र से संबंधित है, और सबसे पहले किसने इसका ट्रायल लिया है, और इसकी लॉन्चिंग कब हो सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास रामपुर तिराहा कांड भी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ फाइलें जो थी वो बंद कर दी गई थी, तो इससे रिलेटेड ये रहा है। तो रामपुर तिराहा जो है वो आपका कहाँ पर है, यूपी में है। और जब उत्तराखंड आंदोलनकारी जो थे वो मुजफ्फरनगर के पास ही रामपुर तिराहा में, यानी कि मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा में जो कहती यूपी पुलिस के द्वारा जो उत्तराखंड क्रांतिकारियों के साथ बर्बरता की गई थी, उसी को रामपुर तिराहा कांड के नाम से जाना जाता है। और ये 1-2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। अगला आपके पास है कि दीदी भूली महोत्सव हाल ही में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 57.38 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, और साथ ही 45.37 करोड़ योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर लोकार्पण किया था, ठीक है। अगला है कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, कॉलेजियम व्यवस्था यानी कि जो कॉलेजियम व्यवस्था होती है वो आपका CGI होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को चुनने की व्यवस्था होती है, जिसको कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेंच बैठती है, लगभग 9 जो सीनियर जजेस होते हैं वहाँ पे बेंच बैठती है, यानी कि एक बैठक होती है जो बेंच बैठती है, जो कि निर्णय लेते हैं कि यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जा सकता है, कौन उसके लिए फुलफिल हो सकता है, और इसी तरीके से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है। एक पूरा वीडियो इसके साथ लेकर आऊँगा, और इसी में एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि वर्तमान CGI कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जो हैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला पॉइंट आपके पास है, भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई, तो भारत की जो
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो चुनी गई है, तो लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की ऐसी पहली प्रधानमंत्री बन गई जो कि लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में रही हैं। और ये बांग्लादेश की एक जो पार्टी है वो है अवामी लीग से संबंधित हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, शायद आरओ पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, है आरओ में पूछा गया था, या फिर आपके वीडियो में, लेकिन किसी में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं, और हाल ही में ये बहुत ही चर्चा के रूप में मालदीव और लक्षद्वीप का आपने प्रकरण है उसके बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पर अभी सिचुएशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चेला शक्ति नहर कहाँ पर स्थित है? ये आपका है ऋषिकेश में स्थित है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव देहरादून में आयोजित किया गया है, जो कि 5 से 9 जनवरी तक आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है ब्रॉडबैंड गुजरात ग्लोबल समिट। ब्रॉडबैंड गुजरात ग्लोबल समिट जो है गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर में आयोजित की गई, जो कि 10 से 12 जनवरी को आयोजित की गई थी। तो उत्तराखंड का जहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था, तो उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल, और इससे पहले जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी प्रेमचंद्र अग्रवाल रह चुके हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ब्रॉडबैंड आपके पास हो सकता है कि ये डायरेक्टली गांधीनगर न पूछ के डायरेक्टली बोल दे कि ब्रॉडबैंड ग्लोबल समिट 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया, और गुजरात के राजधानी गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है कि तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का जो मिला हुआ है, वो मिला अभी प्रेजेंट टाइम पर, वो मिला सविता कंसवाल को ये प्राइज़ मिला है, ये पुरस्कार दिया गया, जो कि उनको मरणोपरांत दिया है। सविता कंसवाल जो है वो उत्तरकाशी भटवाड़ी के लोनथ्रू गांव, तो लोनथ्रू गांव भटवाड़ी में पड़ता है, लोनथ्रू गांव से ये संबंधित रखती है, और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो मरणोपरांत के मरने के बाद इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनके पिता राधेश्याम कंसवाल जी द्वारा पुरस्कार को प्राप्त किया गया। अब इन्होंने क्या किया है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सविता कंसवाल जो है, इन्होंने 12 मई 2022 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया, और उसके बाद उसके 16 दिन बाद 28 मई 2022 को ही इन्होंने दूसरी यानी कि माउंट मकालू जो है पर्वत चोटी को भी इन्होंने फतह किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पर आपको 8,848 मीटर, और माउंट मकालू जो है वो 8,485 मीटर ऊंची है, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन माउंट मकालू 5वीं ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है माउंट मकालू। अब यहाँ पे आपके पास और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इसके बाद यानी कि 12 मई और ये बना था, लेकिन यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हुई थी, जो सविता कंसवाल जी हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो क्या हुआ कि 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा, तो 2022 को द्रौपदी का डांडा, यानी कि द्रौपदी का डांडा कहाँ पर स्थित है? तो द्रौपदी का डांडा है आपका उत्तरकाशी में स्थित, उत्तरकाशी जिले में स्थित है द्रौपदी का डांडा, जो कि 5,670 मीटर ऊंची चोटी है द्रौपदी का डांडा, जो कि उत्तरकाशी में पड़ती है। और अगर हम इसकी फीट में बात करेंगे तो 18,600 फीट ये है। ठीक है, तो 18,600 फीट ऊंची ये पर्वत चोटी है द्रौपदी का डांडा, तो जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और 4 अक्टूबर 2022 को जब पूरे दल के साथ सविता कंसवाल इस पर्वत को फतह कर रही थी, तो वहाँ पर हुए हिमस्खलन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनको तेंजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला भी बन गई हैं। ठीक है, सविता कंसवाल भारत की पहली महिला है जिनको तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनेरी भाली परियोजना के बारे में। मनेरी भाली परियोजना जो है वो आपकी उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित है। 2 परियोजनाएं हैं, मनेरी भाली प्रथम, मनेरी भाली द्वितीय, दोनों की दोनों हमारी जो है उत्तरकाशी नदी पर स्थित हैं, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर स्थित हैं। अभी चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में जो है मनेरी भाली की जो है वो
उत्पादन क्षमता यानी कि विद्युत उत्पादन क्षमता को यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपके पास इसलिए चर्चा में रहा है, तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि मनेरी भाली परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है और उसकी मेगावाट क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है। ठीक है, तो जो आपके जो यहाँ पे पहले जो थे इसकी 90 मेगावाट इसकी क्षमता थी और इसको बढ़ाकर 94.5 कर दिया गया, यानी कि 4.5 की यहाँ पर वृद्धि की गई है। विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो पहले इसमें 357 मिलियन यूनिट जो थी विद्युत का उत्पादन किया जाता था। अब जो होगा इसमें 483 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो भागीरथी नदी पर अन्य भी परियोजना जैसे कि मनेरी भाली द्वितीय मैंने आपको बताया था, जोशियाड़ा बैराज जहाँ पे स्थान है, तिलोथ विद्युत गृह है, मनेरी बांध है, ठीक है, धरासू विद्युत गृह है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भागीरथी का वीडियो जो है हमारे पास है, यानी कि भागीरथी नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, तो उसके बारे में आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं कश्मीर से कोहिमा पुस्तक। कश्मीर से कोहिमा पुस्तक किसकी है? तो कश्मीर से कोहिमा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कश्मीर से कोहिमा पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है, जो कि उनकी 90 यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की है, स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुस्तक है कश्मीर से कोहिमा तक। तो उनकी 97वें जयंती पर इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, तो 97वें जयंती पर इनका विमोचन किया गया और पर्यावरणविद जो है सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आपने चर्चा के विषय में इसके बारे में आपने सुना होगा। जब टिहरी डैम हुआ था तो इन्होंने किस तरीके से हड़ताल वगैरह वहाँ पे की थी। ठीक है, और पर्यावरण के रूप में कितने सजग थे। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। तो ये प्रवीण सिंह को मिला है। ठीक है, आर्मी के जवान हैं प्रवीण सिंह जी, इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी को ये इस बार मनाया गया था नई दिल्ली में। 2024 का जो मनाया गया नई दिल्ली में मनाया गया है। सबसे पहले इसकी घोषणा जो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी 2002 में। प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, जो प्रवासी भारतीय यानी कि भारतीय मूल के हैं और विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा सबसे पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी और सबसे पहला जो भारतीय दिवस मनाया गया था, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। इसका संबंध महात्मा गांधी जी से है और महात्मा गांधी जी सबसे जो 1915 यानी कि महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 को ही भारत लौटे थे, तो उन्हीं की स्मृति में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। नेक्स्ट आपके पास शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि 55 वर्ष के थे। 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया और इनको 2006 में पद्मश्री एवं संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही 2022 में इनको पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास लता सुर गाथा। लता सुर गाथा जो है लता मंगेशकर पर आधारित एक बुक है और गुलजार साहब हजार राह मुड़ के देखी, ये पुस्तक जो है गुलजार साहब पर आधारित है, जो गज़ल गायक रहे हैं। ठीक है, और इनको यतीन्द्र मिश्र, ये दोनों पुस्तक जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं। अगला आपके पास है दृष्टि टेन। दृष्टि टेन जो है ये चर्चा में रहा है। हाल ही में स्वदेश निर्मित एक ड्रोन जो है, जो कि भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया है नौसेना में। तो नौसेना में इसको शामिल किया गया, जो कि तीसरी आंख के रूप में काम करेगा और ये भारत में निर्मित स्वदेशी ड्रोन है, जो कि हर तरह के मौसम में समुद्र से आकाश तक सुरक्षा चुनौतियों और खतरों के मुकाबले जो है खतरों के मुकाबला करने के लिए ये काम करेगा। साथ ही ये हिंद महासागर से अरब सागर की खाड़ी यानी कि अरब सागर में समुद्री जहाज़ों पर लगातार बढ़ने वाले ड्रोन हमलों की चुनौती को पहचान कर उससे पहले यानी कि उनको ध्वस्त करने में भी कारगर साबित हो सकता है। अगला देखते हैं पे बाबा बर्फानी गुफा। बाबा बर्फानी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो बाबा बर्फानी की जो गुफा है वो टिम्मरसैंण में स्थित है। टिम्मरसैंण में नीति घाटी में पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर अमरनाथ, जिस तरीके से अमरनाथ में प्राकृतिक शिवलिंग बनता है बर्फ़ का, उसी तरीके से उत्तराखंड में एक जगह है टिम्मरसैंण, वहाँ पर भी बर्फ़ का यानी कि जब सर्दियों का समय होता है तो बर्फ़ का वहाँ पर शिवलिंग बन जाता है, जिसको बर्फानी बाबा की गुफा या टिम्मरसैंण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर उसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आदि बद्री। आदि बद्री पंच बद्रियों में से एक बद्री, उत्तराखंड के 5 बद्रियों में से एक बद्री है आदि बद्री, जो कि कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है और
यहाँ पर हाल ही में यानी कि मकर संक्रांति पर इसके कपाट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो आदि बद्री यानी कि पंच बद्री की मैंने बात की कि 5 बद्री उत्तराखंड में है। तो पहला भविष्य बद्री हो गया, सॉरी बद्रीनाथ हो गया, दूसरा आदि बद्री हो गया, भविष्य बद्री हो गया, वृद्ध बद्री हो गया और योग ध्यान बद्री हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था आयोग के वीडियो पीपीटी में कि निम्न में से कौन सा 5 बद्रियों में शामिल नहीं है। ठीक है, बस उस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग। हाल ही में चर्चा का विषय रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, तो उसका नाम है कोविंद समिति। कोविंद समिति जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में निर्मित की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है यानी कि अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब हो गया कि जिस तरीके से यानी कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव, नगर पालिका पंचायतों के चुनाव अलग होते हैं, तो इसका जो अलग अलग जो चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि सारे चुनाव जो हैं वो एक बार में ही करवा दिए जाए, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका पंचायत जो भी चुनाव हो सब एक साथ करवा दिए, एक बार में ही करवा दिए जाएं। तो उसके लिए एक साथ एक चुनाव के यहाँ पे पहल रखी गई है जिसकी अध्यक्षता जो कि जिसके लिए यानी कि कोविंद समिति का गठन किया गया है। कितने सही है, क्या सही साबित हो सकते हैं क्या नहीं, तो जनता के लिए इस पर वोट करने को यहाँ पे कहा गया था। लोक इसमें आपके पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1950 और 1951 में इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित शहरों की यहाँ पे सूची तैयार की गई है जिसमें बिरनी हाट जो कि आपका मेघालय में है सबसे टॉप नंबर पर है। यानी कि जो दिल्ली ग्रेटर नोएडा की दिल्ली की बात करते हैं उससे भी जो प्रदूषित शहर है वो है बिरनी हाट मेघालय है। दूसरे नंबर पर आता है बेगूसराय बिहार में और तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा यूपी आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तीर्थ जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं उनके बारे में कभी कभार न्यूज़पेपर में आता रहता है और वो आपका जीके के भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं उनसे रिलेटेड। तो जैसे आपके पास यहाँ पे है रामेश्वर तीर्थ। तो रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर स्थित है, वो पिथौरागढ़ में स्थित है जो कि रामगंगा और सरयू की नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के साथ चारों भाई यानी कि राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो थे हिमालय की चोटियों में आए थे और हिमालय की घाटियों में यहाँ पर आए थे। और उसके बाद यानी कि जब राजपाट भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ा था तो उन्होंने यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न शिवलिंग है उसकी यहाँ पर पूजा की थी और इसी स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। इसीलिए इसे रामेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। कुमाऊनी भाषा में रामायण लिखने वाले लेखक कौन है, तो कुमाऊनी भाषा में हाल ही कुमाऊनी भाषा में लिखित रामायण का विमोचन किया गया है, रामायण पुस्तक का विमोचन किया गया है जो कि इसके लेखक हैं डॉक्टर विशंबर विशन दत्त जोशी यानी कि इसको बोलते हैं शैलेज। ठीक है, शैलेज जी द्वारा इसको लिखा गया है कुमाऊनी भाषा में रामायण। कुछ चोटियाँ जो अभी हाल ही में चर्चा के विषय रही है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका की चोटी जो है, तो इससे पहले यानी कि जब हमने प्रवीण सिंह के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने ही कुछ चोटियाँ जो यहाँ पे फतह की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहा है एकांकागुआ चोटी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 6961 मीटर है। देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दक्षिण अमेरिका की बोल रहा हूँ, ठीक है, विश्व की नहीं बोल रहा, विश्व की माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो और एशिया की भी माउंट एवरेस्ट ही होगी। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एल्ब्रूस है जो कि 5642 मीटर की ऊंची है। और अफ्रीका महाद्वीप की जो है वो किलिमंजारो है 5895 मीटर इस ऊंचाई पर ये ऊंची ये चोटी है। अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक योजना चलाई गई है जो कि प्रवासी भारतीयों यानी कि इंडिया यानी कि जो भारतीय नागरिकों के तो है ही, और पहली बार ऐसा है कि जो एक प्रवासी भारतीयों के लिए कोई योजना चलाई गई है तो वो है हरित रुपया सावधि जमा योजना। तो हरित रुपया सावधि जमा योजना जो है वो SBI के द्वारा चलाई गई है जो कि सभी इंडियनों के साथ साथ सभी भारतीय नागरिकों के साथ साथ NRI यानी कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी जारी की गई है।
जीका वायरस हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, जो कि मच्छरों से फैलता है। और जीका वायरस जो होता है ये मेन तौर पर जो होता है एक प्रकार के जटिल कैंसर को ये कर देता है बच्चों में। तो इसलिए चर्चा में रहा है कि अमेरिका के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी एक दवाई जो है वो ढूंढ ली गई है, और इसका सफल उपयोग करने के लिए एक दवा का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। जीका वायरस के सफल उपयोग का दावा उन्होंने यहाँ पे किया था, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये होता क्या है जीका वायरस? तो जीका वायरस से क्या होता है, ब्यूरोब्लास्टोमा ब्यूरोब्लास्टोमा नामक जो ट्यूमर जो है वो बच्चों में हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि बच्चे के क्या होता है कि जो सिस्टोपैथेटिक तंत्रिका तंत्र और एड्रेनल ग्रंथि क्या होती है इसमें विकसित हो जाती है, और ये इस प्रकार का क्या होता है कैंसर हो जाता है। और अभी तक यानी कि जब भी इससे पहले जो होता था तो इसको एक घरेलू उपचार यानी कि पारंपरिक तरीके से इसका उपचार किया जाता था भारत में। तो पारंपरिक यानी कि कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन चिकित्सा हो गया, इसके द्वारा इस बीमारी को यहाँ पर ठीक किया जाता था। लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित न होते हुए अब वैज्ञानिकों का मानना है कि जो टीका जो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है जीका वायरस की, जो यहाँ पे दवाई जो खोजी है वो इससे अधिक कारगर साबित हो सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आप आज का ये वीडियो आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका आपका दूसरा पार्ट जो है आपको वो 30 तारीख के बाद मिल जाएगा जनवरी का, ठीक है।